हमारे गांव की अजीब सी परंपरा थी। एक लड़की को 3 से 6 भाइयों के साथ शादी करनी पड़ती थी। एक परिवार में सभी भाइयों की शादी केवल एक लड़की से ही करा दी गई। फिर एक दिन मेरी भी शादी हो गई और जैसे ही मैं दुल्हन बन के ससुराल गई तो फिर पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। दूसरी रात पति के कमरे के आने से पहले ही मैं मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र अभी 10 साल हुई थी और मेरी बहन जो कि मुझसे 2 साल छोटी है और मेरा एक भाई है। हम लोग अपने परिवार में बहुत खुश हैं। मेरे पापा गांव में मजदूरी का काम करते हैं और उसी से हम लोग अपनी बहुत सी मुश्किल से गुजारा कर पाता है। मेरी माँ मेरी हम दोनों बहनें स्कूल भेज दिया करती थी और खुद खेतों में काम पर जाकर पापा का हाथ बटाया करती थी। और मेरा भाई अभी छोटा था इसीलिए स्कूल नहीं जाता था। सिर्फ हम दो बहनें ही स्कूल जाया करती थी और स्कूल भी हमारे घर से काफ़ी करीब था इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे करते करते हम दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो गई और हम भी घर बैठ गए। एक दिन मेरी सहेली की शादी पक्की हो गई और हमें अपनी सहेली की शादी में जाना था। जब मैंने माँ से कहा कि मेरी सहेली रीना की शादी है और मुझे अपने उससे हमें बुलाया है, जैसे ही मैंने बात माँ को कही तो माँ चीखते हुए कहने लगी कि हम लोग कहीं नहीं जाना, बस अपने घर में पड़ी रहो। मेरी माँ ने ऐसी बात सुनकर मैं तो दंग रह गई। आखिर मेरी माँ मेरी सहेली की शादी में क्यों नहीं जाने देना चाहती थी? आखिर वह क्या हो वजह थी हो सकती थी जो कि हमें शादी में नहीं जाने देना चाहती थी? शादी तो सबका मन होता है लेकिन मेरी माँ बहुत ही सख्ती से मना कर रही थी और हमें शादी में जाने नहीं दिया। उदास होकर हम माँ की बात मानकर बैठ गई और शादी में नहीं गई। लेकिन माँ जिस तरीके से चीखती हुई कह रही थी, कुछ तो वजह थी जो मेरी माँ छुपा रही थी। जब तक हम लोग छोटे थे तब तक तो माँ हमें नहीं रोकती थी हम घर से बाहर न जाएं, लेकिन आज पहली बार इतना गुस्से में एक साथ कह रही थी जो आज से पहले हमें इतना गुस्से में नहीं देखी थी। फिर मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं अपनी सहेली की शादी में नहीं जाऊंगी, आप टेंशन ना लें। उसके बाद शाम को खाना खाकर हम लोग अपने अपने जगह पर जाकर लेट गए। बस यही सोच रही थी आज तो मेरी सहेली की शादी है और शादी में नहीं जा सकी। एक ही तो मेरी सहेली थी उसमें भी नहीं मिल सकी। यह सब सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। जब सुबह आँख खुली तो मेरी माँ ने मेरे पास आई और कहने लगी, देखो बेटी तुम दोनों बहनें अब जवान हो गई हो, ज़्यादा घूमना फिरना ठीक नहीं होगा। अपने घर पर ही रहोगी तो अच्छा रहेगा, अपने घर पर ही रहोगी तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। अब मैं अपनी बेटियों को कैसे बताऊं कि इस गांव की एक अजीब सी प्रथा है जो मैं अपनी बेटी को इस प्रथा से दूर रखना चाहती हूँ। जब हम दूसरे शहर में से गांव में रहने आए तो हमें इस गांव की परंपरा का नहीं पता था। इस गांव में लड़कियों के साथ कुछ अजीब गरीब किस्म की रस्में होती हैं। पहली बार इस गांव में शादी में गई थी तो मैंने ये शादी दिन देखा तो मैं देखते ही मेरी रूह कांप गई थी। आखिर वह कैसे हो सकता है? इस गांव के लोग अपनी बेटियों से ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। बस मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि हमें इस गांव से में नहीं आना चाहिए था। अगर हमें पहले से पता होता हम इस गांव के तरीके में लड़कियों को ज़बरदस्ती की जाती है तो हम इस गांव में कभी नहीं आती। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी बेटी अब जवान हो गई थी। बस मुझे यही सोच सता रही थी कि मैं अपने पति से कहती कि हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब हमारी बेटियां जवान हो गई हैं, अब हमें उनकी भी शादी करनी होगी। लेकिन हम मजबूर थे। इस गांव को आखिर जाते तो कहाँ जाते? मेरी दो जवान बेटी हो चुकी थी और उन्हें लेकर मैं दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल था। बस यही वजह थी कि मैं अपनी बेटियों की किसी के शादी में जाने नहीं देती थी। बस मुझे यही टेंशन हमेशा सता रही थी कि आखिर कब तक मैं अपनी बेटियों को इस बंद करके रखूँगी। फिर अभी तो फ़िलहाल मेरी बेटियां बस यह कहकर समझा दिया कि तुम लोग जवान हो गई हो और अपने घर में ही रहा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां इस गांव में कोई भी रीति रिवाज का पता चले।
ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन हमारे पड़ोस की बेटी की शादी थी। हम लोग को हमें पूरे घर से निमंत्रण दे रखी थी और पूरी तरीके से घबराने लगी। अब मैं क्या करूं? बेटी के पास आई और कहने लगी कि माँ, आज तो हम लोग भी अपने पड़ोस की शादी में जाएंगे ना। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसे एक चांटा जमा दिया। फिर मेरी बेटी रोते हुए कमरे में चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं? अपनी बेटियों को कैसे बचाऊं, कैसे मना करूं तुम लोगों को शादी में नहीं जाना है। जब मैं अपनी बेटी को कमरे में गई तो वह रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगी कि बेटी, तुम लोग तैयार हो जाओ, आज हम अपने पड़ोसन की शादी में जाएंगे। फिर मेरी दोनों बेटियां तैयार हो गई और रात को हम शादी में चले गए। आज मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मेरा दिल बैठा जा रहा था। आज मेरी बेटियों को यहाँ का राज पता चल जाएगा। बस मैं यही सोच रही थी, शादी होने से पहले ही मैं अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर घर वापस चली जाऊं। कुछ लोग खाना खा चुके थे। फिर मैं अपनी बेटियों से कहने लगी कि बेटी, हम लोग घर चलना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी कहने लगी कि माँ, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी हम लोग शादी में देखना है। जब शादी देख लेंगे तो हम घर से बाद में घर जाएंगे। हमारे बगल में एक पड़ोस वाली आंटी खड़ी थी, वह भी कहने लगी, हाँ ललित रुको, अभी शादी देख लो, उसके बाद ही घर जाना। अब मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी। मैं हार मानकर शादी में रुकना ही पड़ा। मेरी बेटी बहुत खुश लग रही थी। जैसे कि बारात आई और दुल्हन मंडप में आई, उसके बाद जो हुआ, मेरी बेटी की चीखने ही वाली थी कि जल्दी से हाथ मुंह पर रख दिया। उसके हाथ पकड़ कर घर ले आई और मेरी बेटी पूछने लगी, माँ यह कैसे हो सकता है? एक लड़की की शादी 3 लोगों के साथ। अब तो मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। आखिर यह सब कैसे हो सकता है? कोई अपनी बेटी को कैसे 3 मर्दों को दे सकता है? ये कैसे हो सकता है? कोई अपनी बेटी, कैसी परंपरा है ये इस गांव में? माँ तो कभी भी इस गांव में शादी नहीं करूँगी। मेरी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि मैं पूरे परिवार के साथ इस गांव को छोड़कर कहीं चली जाऊं। कर मैंने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि निशा, तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे बात करके हम सारे लोग यह गांव छोड़कर चले जाएंगे। मेरी बेटी एकदम से बोल पड़ी, माँ आप ठीक कह रही हैं, हम इस गांव में नहीं रह सकते, हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। हम लोग थोड़े आराम करने लगे। जैसे ही पिताजी घर आई, मेरी माँ कहने लगी, हम लोग इस गांव में नहीं रह सकते। मेरी दोनों बेटियां इस गांव के सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग यहाँ कहाँ छोड़कर चले जाएंगे? मेरे पिताजी एकदम से चीखते हुए कहने लगे, नहीं नहीं, हम यह लोग या गांव छोड़कर नहीं जा सकते। अगर हम लोग यह गांव छोड़कर जाएंगे तो आखिर कहाँ जाएंगे? हम लोग का रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी भी दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं। इन लोगों को लेकर सड़कों पर घूमता फिरूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटियां यहाँ पर सुरक्षित हैं, इसी तरीके से हम लोग अपने घर में रहेंगे। हम दोनों बहनों घर में से बाहर नहीं जाते और जो मेरे पिताजी मजदूरी करके लाते, हम लोग उसी से गुजारा चल रहा था। एक दिन मेरे पापा अचानक से तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ा। जैसे ही अस्पताल लेकर डॉक्टर साहब कहने लगे, उनकी तबीयत तो बहुत सीरियस है, इनको अभी एडमिट करना पड़ेगा, तुम लोग 10,000 जमा कर दो। अब तो हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम अपने पिताजी का इलाज करवा सकें। तो हम लोग सर पर हाथ रख कर बैठ कर, अचानक ही औरत हमारे पास आकर कहने लगी कि तुम बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, तो हम उसके बदले में 10,000 देने को तैयार हैं। अब तो मेरी माँ एकदम से खड़ी हो गई और चीखते हुए कहने लगी कि हमें तुम्हारे पैसे की नहीं चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से और तुम्हारे बेटों की शादी नहीं करनी। अब तो वह औरत भी जाने लगी। अब मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं? क्या अगर मेरे पिताजी का इलाज नहीं हुआ तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब मेरा सर चकराने आने लगा था। एकदम से खड़ी हुई और उससे चली गई। कहने लगी, आंटी आप 10,000 दे दीजिए, हम आपके बेटे से शादी करने को तैयार हैं, आप हमारे घर कल आ जाइएगा।
वह औरत हमें पैसे निकाल कर देती है और वह पैसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। मेरे पिताजी की जान बच गई। हम लोग अपने घर आ गए। अब तो मेरी माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगी, माँ अगर मेरी कुर्बानी से मेरे पिताजी की जान बच जाती है तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। आप फिक्र ना करें, मैं खुद को संभाल लूँगी। अभी हम यहीं पर बातें कर रहे थे कि अचानक औरत हमारे घर आ गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। मेरी छोटी बहन जाकर दरवाज़ा खोल दी। औरत हमारे घर में दाखिल हुई और कहने लगी कि आज 10 दिन बाद तुम्हारे घर बारात लेकर आ जाएंगे, अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर तैयार रखना। यह बात कहकर वह एक मिठाई का डिब्बा रखकर वह औरत चली गई। जैसे ही 10 दिन बीत गए, दुल्हन बनी बैठी थी कि हमारे बारात भी आ गई और जैसे ही मैं मंडप में बैठी तो मेरे बगल में 3 दूल्हे भी बैठ गए। तीनों के साथ मेरी शादी हो और मैं अपने ससुराल चली आई। अब तो मेरा दिल बैठ जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सर फट जाएगा। अब तो पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। अब मैं अपने कमरे में बचाकर बैठ गई और पहला बड़ा भाई आया और इच्छा पूरा करके चला गया। थोड़ी देर बाद छोटा वाला भाई आया, अभी बिना कुछ कहे अपनी मनमानी करके चला गया। अब तो मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें चली जाऊं। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर वाला भाई आया और आकर मेरे पास बैठ गया। उसने सबसे पहले मुझे दूसरे नंबर के भाई का रवैया बहुत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने मैं अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ मेरे लिए ही सोचा। उसके दो और जो भाई बड़ा और छोटा, उसने तो सिर्फ अपनी इच्छा पूरा किया, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। दूसरे नंबर वाला भाई मेरे बारे में सोचा, मेरी खिदमत किया और चला गया। अब तो यह सब रोज का हो गया था। मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त करके रह जाती। तो अपनी दुख किसी को भी नहीं बता सकती थी। अगर मैं अपनी माँ को बताती तो खामोखा परेशान हो जाती और मेरी सास कुछ कह नहीं भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने तो खुद ही 3 मर्दों से के बीच में मैं थी। अब मैं इसी तरीके से अपने जीवन गुजार रही थी। अब तो मेरे साथ सब कुछ रोज का होने हो गया था, लेकिन मेरी तीनों पतियों में से दूसरे नंबर पर था। वह कभी भी मेरे साथ कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। इसीलिए मुझे अपने दूसरे पति से धीरे धीरे मोहब्बत होने लगी। अब तो मैं अपना सुख दुख हर बात दूसरे नंबर के पति से कहती। जो बड़ा और छोटा पति थे, वह लोग यह सब देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि मैं उन लोगों से अब दूरी बनाने लगी थी। हर एक चीज़ की देखभाल सिर्फ अपने दूसरे पति से ही करती थी। ऐसे ही करते करते कुछ वक्त गुजर गया। मेरे दोनों पति से दूरी बना ली और एक के पास ज़्यादा रहने लगी। इस वजह से हाँ, वह दोनों मेरे साथ ज़्यादा जुल्म करने लगे। फिर एक दिन अचानक मेरे मायके से कॉल आ गया कि वह लोग मुझे बुलाने लगे और तुम्हारी बहन की शादी है, तुम कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने के लिए आ जाओ। तो मैं भी मेरे दोनों पति कहने लगे, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन मेरी सास और दूसरे पति कहने लगे कि तुम जो कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पति जो कि बहुत ही ज़्यादा मानते थे, वह मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। वह मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए आ गए और मेरे 2 पति थे, वह लोग हाथ मलते रह गए। जब मैं अपने मायके पहुंची तो मेरी बहन रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे शादी हर एक से भी नहीं करनी है। अगर मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरी भी शादी 3 लड़कों से हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरी बहन के समझाने लगी। मेरी माँ पूछने लगी, माँ आप लोग शादी किसी लड़के से कर रही हैं, लड़का कहाँ का रहने वाला है और कौन है? मेरी माँ ने कहा,
बेटा तुम फ़िक्र मत ना करो, हम इसकी शादी एक गाँव के दूसरे शहर में कर रहे हैं। वह लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। फिर मैंने कहा ठीक है माँ। उसके बाद मैं अपनी बहन को समझाने लगी, देखो तुम इस गाँव से कहीं दूर शहर में चली जाओ, अगर तुम्हारी भी शादी इस गाँव में हो गई तो बहुत ही बुरा होगा। पता नहीं वह लोग कैसे होंगे, कैसे तुम कहीं दूर शहर में चली जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बहन कहने लगी ठीक है दीदी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी शादी हो गई और लोग बहुत अच्छे ख़ानदान से थे। मेरी बहन का ब्याह कर कर घर लेकर चले गए। मेरे पति के साथ मैं अपने ससुराल चली आई और धीरे धीरे दो पतियों से दूरी एकदम से बना ली थी, जो कि लोग एकदम से बंद श्लोक के पेश आते थे। मेरे बर्दाश्त से बाहर था। जो मेरा दूसरा पति था वह सिर्फ मेरे सुख दुख में खड़े होते थे, बस यही वजह थी कि मैं उनके करीब खिंचती हुई चली जा रही थी। अब हम दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। जब रात होती तो मैं दूसरे पति को बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे पास उसके दो भाई आए। मेरी तो मजबूरी थी, मैं जो यह गांव की परंपरा थी मैं तो उसे निभाने पे मजबूर थी, लेकिन मेरे दूसरे नंबर का पति वह तो बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और उसके अलावा मेरे पास आए। इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो दिल दहला देने वाला था, लेकिन काफ़ी था। मेरे दो पति कमरे में आते ही अंदर से कुंडी लगा दिया और फिर मेरे साथ जो किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही बेहोश अपने बिस्तर पर पड़ी, वह दोनों वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। जब मेरा दूसरे नंबर का पति और आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मुझे होश में लाने की कोशिश करने लगे और जैसे ही मुझे होश आया मेरा सारा सामान पैक करने लगे और कहने लगे कि हम लोग अभी इसी वक्त घर छोड़कर भाग जाएंगे। दोनों लोग बुखार से सुन रहे थे। मेरी हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं अभी इसी वक्त बाहर जा सकती, इसीलिए मैंने मना कर दिया, अभी कहीं नहीं जा सकती इसी क्योंकि मैं चलने की हालत में नहीं हूँ। मेरे पति कहने वाले थे कल रात होने पर पहले ही हम दोनों लोग यह घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर मैंने हामी से सर हिला दिया। फिर जैसे ही सुबह हो गई मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम्हारा इस तरह जगह का पर इंतज़ार करूँगा और तुम टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि हम दोनों साथ में नहीं निकल सकते थे। तुम किसी बहाने से चली आना। मैं कभी कहा कि ठीक है। उसके बाद जैसे ही शाम हुई मेरे पति बताई जगह पर पहुंच गई, लेकिन तीसरे नंबर वाला पति मेरे पास आया और कहने लगा तुम कहाँ जा रही हो, मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में भर्ती हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे बताया था कि तुम इस पते पर चले जाओ, तुम वहीं पर हम मिल जाएंगे। अब तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घबराने लग गया था। एक वही तो था जो मेरे सुख दुख का समझता था और पीछे पीछे जाने लगी। अब मुझे क्या पता था कि वह आगे क्या होने वाला है। मैं तो फिलहाल चली ही जा रही थी। फिर कुछ दूर पर मेरे दोनों पति खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि जो तुम दोनों लोग प्लान बना रहे थे वह कुछ फेल हो गया। तुम क्या समझती हो, तुम दोनों भाई को धोखा देकर भाग जाओगी। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जब तुम दोनों लोग बातें कर रहे थे तो दोनों भाई वहीं पर खड़े तुम दोनों की बातें सुनी, सारी बातें सुन ली थी। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आखिर यह सब मेरे साथ हो क्या रहा था। अब तो मैं ऐसी बुरी फंसी मुसीबत में फंस चुकी थी कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था। लोग मेरे करीब आने लगे और मेरे जब बर्दाश्त से बाहर था। मैं इन दोनों के साथ एक भी रात नहीं गुजार सकती थी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वह लोग मेरे करीब आते ही रहे, लेकिन मैं फ़ौरन से उन दोनों को धक्का दिया और भागती भागती एक पुल के पास पहुंच गई। वे दोनों लोग मेरे पीछे आते रहे। उन दोनों को बचाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। वैसे भी जिंदा
रहकर भी क्या कर सकती हूँ। हर रात जो दर्द मिलता है उससे बेहतर है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इन दोनों को झेल सकूँ। एक बार मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, फिर अपने पति के बारे में सोचा जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो मुझे दर्द पहुंचा सके। अब मुझे नहीं पता था कि मेरा पति कहाँ है। अगर मैं घर वापस चली जाती तो हर रात दर्द मिलता, जो जानवरों जैसा सलूक होता। जैसे ही वह लोग मेरे करीब आने लगे, मैं सोच वहीं खड़ी पुल के ऊपर से कूद गई और अपनी जान दे बैठी। और मेरा पति था जो मुझसे मोहब्बत करता था, उसने पुलिस के पास जाकर अपने दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने कहा कि दोनों लोग मिलकर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। दो लोग पुल के ऊपर से धक्का देकर जान से मार दिया। जब पुलिस के दोनों भाइयों को पकड़ कर ले गई तो फिर पुलिस ने इंक्वायरी की, आखिर तुम लोग उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। फिर मेरे भाई ने जो कहा, यह सुनते ही मैं सोच में पड़ गया। मेरा भाई कहने लगा कि मेरी जो पत्नी थी वह सिर्फ एक के साथ रह रही थी, हम दोनों को अनदेखा कर रही थी। बस हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही पता चला कि यह दोनों लोग घर छोड़कर भागने वाले हैं तो हम दोनों भाइयों ने मिलकर प्लान बनाया कि अगर हम दोनों की नहीं होगी तो मेरे भाई की भी नहीं होगी। बस इसीलिए उसे धोखे से बुलाकर हम लोगों ने कहीं सुनसान जगह पर लेकर गए और उसके साथ जैसे ही जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं फ़ौरन घर से भाग गई और पुल के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। हमने बिल्कुल भी उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगेगी, ये तुम्हारा भाई भी तो उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके साथ क्यों नहीं तुमने दोनों ने लोगों ने कुछ गलत किया। मेरा भाई कहने लगा कि मेरे भाई की इसमें कोई गलती नहीं थी, बस उसी की गलती थी, मेरी पत्नी की गलती थी। वही हम दोनों को अनदेखा करने लगी थी। बस इसी की वजह से हम दोनों लोग मिलकर उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती धीरे धीरे ये करने लगे। अगर हम तीनों भाइयों को एक जैसा प्यार करती तो हम उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन धीरे धीरे हम दोनों भाइयों को अलग करती चली गई। लेकिन मेरे दोनों भाइयों को सज़ा मिल गई, लेकिन दोनों लोग अपनी पत्नी के बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते थे। यह कैसी प्रथा है जो इंसान की भावनाओं को उलझा कर तोड़ मरोड़ कर रखे। क्या फ़ायदा ऐसी प्रथा का जो उनसे जुड़े सभी लोगों को जीवन बर्बाद कर दे। एक औरत जिसे विवाहित सभी पुरुषों के साथ एक समान प्यार करे, यह कैसे मुमकिन है। वक्त आ गया है कि हम ऐसे निरर्थक और हानिकारक प्रभाव से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लें। समय आ गया है कि हम ऐसी परंपराओं से दूर भागें, ना कि हम इस दलदल में फंसें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।